अरे क्या हो गया इस गांव में लोगों को? किसी में दम है जो इस शेरनी को इस अखाड़े में हरा सके? कहाँ मर गए सब? मैं इस शेरनी से लड़ूंगी और मैं खुद को साबित करूंगी। तू लड़ेगी? अगर तूने इस शेरनी को हरा दिया तो ये 1 करोड़ रुपया तेरा। हरियाणा के एक छोटे से गांव का नाम था महावीरपुर। यह कोई आम गांव नहीं था। इसे लोग दूर दूर तक पहलवानों का गांव कहकर जानते थे। यहाँ की मिट्टी में जैसे कुश्ती घुली हुई थी। हर गली में, हर चौपाल पर, हर चबूतरे पर किसी न किसी दंगल की चर्चा चलती रहती। गांव से कई बड़े बड़े पहलवान निकले थे जिन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, यहाँ तक कि ओलंपिक गेम्स तक में भारत का नाम रोशन किया था। अखबारों में, टीवी पर, पोस्टरों पर अक्सर इसी गांव के छोरे दिखते थे। लेकिन इस चमकती हुई कहानी के बीच एक काली खाली जगह थी। इतने सालों में कभी भी किसी लड़की ने इस गांव से ओलंपिक में मेडल नहीं जीता था। लड़के तो मेडल पर मेडल लाते रहे, लेकिन लड़कियों का नाम बस ताली बजाने, झंडा लहराने और लड्डू बांटने तक सीमित था। बुजुर्ग अक्सर चौपाल गांव की मिट्टी में दम है अपने, पर पता नहीं क्यों कोई लड़की अभी तक अखाड़े से ऊपर नहीं उठी। उसी गांव के किनारे टूटी फूटी ईंटों और टीन की चादरों से बनी एक झोपड़ी में रहती थी रिया। दुबली पतली, गहरी आंखें, रंग धूप में झुलसा हुआ, हाथ हमेशा काम की वजह से खुरदरे। उम्र मुश्किल से 13 से 14 साल, पर चेहरा ऐसा जैसे बचपन उससे कई साल पहले छीन लिया गया हो। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजती। दिन ऐसा कोई नहीं जाता था जब घर में पेट भर खाना मिल जाए, और रात ऐसी बहुत थी जब खाली पेट सोना उनकी मजबूरी था। रिया को बचपन से ही कुश्ती का शौक था। जब दूसरे बच्चे गुड़िया गुड्डे या कबड्डी खेलते, वह मिट्टी में 2 डंडे गाड़कर अपने लिए छोटा सा काल्पनिक अखाड़ा बना लेती। वो अक्सर खुद से ही दांव लगाती, अपने साए से लड़ती और मन ही मन सोचती, एक दिन मैं भी ऐसी ही बड़ी मैट पर लड़ूंगी, मेरे नाम का भी माइक पर ऐलान होगा। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच की दूरी बहुत लंबी थी। हकीकत ये थी कि उसे सुबह सुबह से ही खेतों पर जाना पड़ता। कड़ी धूप में कटाई, घास उठाना, पानी भरना, घर वापस आकर भैंस को चारा देना, फिर माँ के साथ घरों में काम में हाथ बंटाना। दिन भर की मजदूरी के बाद बचती थी बस शरीर में जलन और आंखों में नींद, लेकिन दिल में जो आग थी वो बुझने का नाम नहीं लेती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा अखाड़ा था जहां हर शाम लड़कियां भी प्रैक्टिस करने आती थीं। उन लड़कियों के पास अच्छे जूते, बढ़िया सिंगलेट, प्रोटीन वाली खुराक और घरों का सपोर्ट था। उनमें से कई के पिता या चाचा खुद पुराने पहलवान थे। रिया जब भी खेत के काम से थोड़ा जल्दी फौरिग हो जाती तो चुपके चुपके अखाड़े की दीवार के पीछे आकर बैठ जाती। वहां से उसे पूरा मैदान साफ दिखता था। कोच की सीटी, लड़कियों की सांसों की आवाज, मिट्टी उड़ने की रफ्तार, दांव पेंचों की ठक ठक। रिया की आंखें किसी कैमरे की तरह हर मूवमेंट रिकॉर्ड करती रहती। वो देखती कि कैसे एक लड़की सिंगल लेग पकड़ती है, कैसे कोई धोबी पछाड़ लगाती है, कैसे कोई अचानक काउंटर अटैक करके सामने वाली को पीठ के बल चित्त कर देती है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि मैं खुद भले अखाड़े में नहीं उतर पाती, पर मुझे हर दांव, हर पकड़, हर बचाव समझ आने लगा है। मैं तो इनसे ज्यादा तकनीक समझती हूँ, बस मेरे पास शरीर और मौका नहीं है। उसकी उम्र की लड़कियां खूब दूध, दही, घी, बादाम खाती, उनकी बॉडी भरती जा रही थी, मांसपेशियां बन रही थीं। दूसरी ओर रिया की हालत ऐसी कि कई बार लोग उसे देखकर भिखारी समझ लेते। जगह जगह फटे कपड़े, पैर में घिसी पिटी चप्पल, पेट अंदर ढंसा हुआ, हाथ पैर हड्डियों जैसे। एक दिन अखाड़े से लौटते समय 2 पहलवान लड़कियां चाय की दुकान पर ठाके मारते हुए बोली, अरे देखना, ये वही लड़की है जो रोज दीवार के पीछे चिपककर हमें देखती है। दूसरी ने जोर से कहा, तू भी कुश्ती खेलेगी क्या? हवा से उड़ जाएगी, पहलवानों से क्या लड़ेगी? तीसरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे तो पहले ढंग से खिला पिलाकर इंसान बनाओ, फिर खेल की सोचें। लड़कियों की हंसी पीछे तक गूंजती रही और रिया के कानों में वो शब्द कील की तरह ढंस गए, भिखारी, हवा का गुब्बारा, उड़ जाएगी। उस रात रिया ने छत की तरफ देखते हुए सोचा, क्या सच में मैं सिर्फ देखने लायक हूँ? क्या मेरे लिए अखाड़ा सिर्फ दीवार के पीछे से ताली बजाने की जगह है? अगर मैं कभी उस मिट्टी में उतरी तो सबको दिखाऊंगी कि पहलवान कैसा होता है। उसी गांव में एक नाम सबकी जुबान पर था, कोच धनराज मलिक। वही आदमी जिसने गांव के 3 लड़कों को ओलंपिक तक पहुंचाया था। अब फेडरेशन ने उनसे साफ कहा था, अगली बार हमें इसी गांव से एक लड़की चाहिए जो ओलंपिक में मेडल के लिए जाए।
गांव वालों के लिए ये इज्जत और अहम दोनों का सवाल था। अखाड़े के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे, महावीरपुर की बेटी ओलंपिक की शेरनी बनेगी, पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि उस कहानी में, उन सपनों में पोस्टर से बाहर खड़ी फटे कपड़ों वाली वो पतली दुबली भिखारी समझी गई लड़की रिया एक दिन इस दंगल की असली हीरो साबित होने वाली है। यहीं से उसकी किस्मत का असली दंगल शुरू होता है। अगले ही हफ्ते अखाड़े में चहल पहल असामान्य थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे ट्रैक सूट, लड़कियां अपने अपने माता पिता के साथ अखाड़े में लाइन से खड़ी थीं। सबका एक ही सपना, हमारी बेटी जाए ओलंपिक मेडल लेकर आए, गांव का नाम रोशन करे। कोच धनराज ने सबको सामने खड़ा किया। उनकी आंखों में एक एक को तौलने वाली पैनी नजर थी। जिसने भी यहां आकर खड़ा होना है उसे सिर्फ शौक नहीं, जुनून चाहिए। ये खेल मजाक नहीं है। लड़कियां सिर हिलाने लगीं। कुछ के चेहरे पर आत्मविश्वास था, कुछ पर घबराहट। इसी भीड़ से थोड़ा दूर अखाड़े के गेट के पास अपनी फटी सलवार के कोने को मसलती खड़ी थी रिया। उसके पास न तो जूते थे, न कोई स्पोर्ट्स कपड़ा, और न ही माँ बाप उसके साथ आए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि रिया यहाँ क्या करने आई है। उनके लिए तो वो बस खेतों में काम करने वाली लड़की थी। रिया के दिल में तूफान चल रहा था। मैं इन सब की तरह तो नहीं दिखती, पर मैंने इनसे ज्यादा कुश्ती देखी है, इनसे ज्यादा दांव समझे हैं। अगर आज मैं हिम्मत नहीं करूंगी तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। भीड़ थोड़ा कम हुई, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। रिया चुपचाप पास जाकर खड़ी हो गई। क्लर्क ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, भौहें चढ़ाईं। तू भी ट्रायल देगी? उम्र क्या है? रिया ने हकलाते हुए कहा। 13 या 14। पक्का नहीं साहब, स्कूल तो गई नहीं कभी। पास खड़ी एक लड़की हंस पड़ी। इसे पहले अस्पताल भेजो, अखाड़ा नहीं। कोच ने दूर से ये दृश्य देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। अचानक रिया आगे बढ़ी और बोली, साहब अगर आप चाहो तो मैं कुश्ती न लड़ूं, पर मुझे यहाँ काम करने रख लो। मैं लड़कियों के लिए खीर बना दूंगी, लस्सी बना दूंगी, मैट साफ कर दूंगी, जूते भी चमकाऊंगी। बस मुझे यहाँ रहने दो, मैं दूर से कुश्ती देखती रहूंगी। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी उसने धनराज को रोक दिया। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तू कुश्ती नहीं खेलेगी, सिर्फ काम करेगी, ये बात तुझे मंजूर है? रिया ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ साहब, बस अखाड़े से दूर मत करना। उस दिन से रिया की ड्यूटी शुरू हो गई। सुबह सबसे पहले अखाड़े की मिट्टी पलटना, उस पर हल्का पानी छिड़कना, फिर लड़कियों के लिए दूध, खीर, दही, चना तैयार करवाने में मदद करना। लड़कियां जब प्रैक्टिस करके थक जाती, रिया उनके जूते साइड में रखती, पानी की बोतल थमाती, तौलिए लाकर देती। बदले में क्या मिलता? कभी कभार बचा हुआ गिलास भर दूध, 2-3 रोटियां या फिर आधी कटोरी खीर। पर रिया के लिए असली कमाई ये नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी गिनती के हर मिनट कोच की ट्रेनिंग को बारीकी से देखना। जब कोच किसी लड़की को डांटते, नीचे बैठ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम कर, पैर पीछे निकाल, सिर्फ हाथ से मत लड़, तो रिया ताली में बर्तन धोते धोते भी कान लगा देती। एक दिन शाम को कोच ने एक नई दांव की प्रैक्टिस शुरू की। यह है फाइनल में काम आने वाला मूव। जब सामने वाला तुझसे वजन में भारी हो तो दिमाग से खेल, पैर पकड़, घुमाव दे, फिर कंधे का प्रेशर डाल। रिया दीवार के पास बैठी बैठी खुद से वही मूव हवा में कर रही थी। हाथ आगे, पैर स्लाइड, कंधा झुकाना, फिर काल्पनिक विरोधी को पटकना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सचमुच किसी को चित्त कर चुकी हो। रात को जब सब चले जाते, रिया चुपके से मैट पर उतरती। खाली अखाड़े में वो उन सब दावों को खुद पर आजमाती। अगर सामने वाली मेरी गर्दन पकड़ेगी तो, अगर वो अचानक मुझ पर झपट लेगी तो, अगर मेरा वजन कम होगा तो मैं कैसे काउंटर करूंगी? वो खुद ही अटैक करती, खुद ही डिफेंस, खुद ही गिरती, खुद ही उठती। उसकी ये छुपी हुई ट्रेनिंग किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे वही भाषा सीख रही थी जो उसने आंखों से सालों से पढ़ रखी थी। इधर कुछ महीनों की मेहनत के बाद अखाड़े में एक लड़की बाकी सबसे आगे निकलकर सामने आई। उसका नाम था नैना। चौड़े कंधे, मजबूत टांगे, बिजली जैसी तेजी। कोच धनराज खुद भी उसे देखकर खुश थे। अगर कोई जा सकता है ओलंपिक तो फिलहाल नैना ही लग रही है। लेकिन नियति की कहानी सीधी कहां चलती है। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान नैना का पैर मैट पर उल्टा पड़ गया। भयानक आवाज, जोर की चीख और सब तरफ अफरा तफरी। डॉक्टर ने आकर देखा, एक्सरे हुआ, रिपोर्ट आई। घुटने की लाइगामेंट में गहरी चोट है। कम से कम 1-1.5 साल तक हाई लेवल कंपटीशन में नहीं उतर सकती। अखाड़े पर जैसे सन्नाटा गिर गया। कोच का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। गांव वालों को लगने लगा
लो, अब फिर से वही बात, इस बार भी कोई लड़की ओलंपिक में नहीं जाएगी। रिया ये सब दूर कोने से देख रही थी। उसके अंदर कुछ फटा। मैंने इतने महीनों में हर दांव, हर गलती, हर सुधार देखा है। मैं खुद को कम नहीं समझती। अगर आज मैंने मुंह नहीं खोला तो सारी जिंदगी दीवार के पीछे ही बैठी रहूंगी। उसी शाम जब सब लोग नैना की चोट की चर्चा में डूबे थे, रिया धीरे धीरे कोच के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे मगर आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। साहब, कोच ने बिना देखे कहा। क्या हुआ रिया, दूध खत्म हो गया क्या? रिया ने गहरी सांस ली। साहब, अगर आप कहो तो मैं नैना की जगह कुश्ती लड़ सकती हूं। एक पल के लिए पूरा अखाड़ा जैसे जम गया और अगले ही सेकंड ठाकों का तूफान उठा। यहीं से दंगल सच में रोचक होने वाला था। अखाड़े में रिया के मुंह से निकले शब्द जैसे बम की तरह फटे। साहब, अगर आप कहो तो मैं नैना की जगह कुश्ती लड़ सकती हूँ। एक सेकंड के लिए सन्नाटा, अगले ही पल ठहाके। ये ओलंपिक खेलेगी, हवा चले तो उड़ जाएगी, दंगल क्या लड़ेगी? इसकी हालत देखो, पहले फूड स्कीम में लगाओ, फिर गेम स्कीम में। रिया के कान लाल हो गए पर आंखें नहीं झुकी। कोच धनराज ने उसे घूर कर देखा। तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? रिया ने सीधा जवाब दिया। साहब, मैंने महीनों से हर दांव, हर गलती, हर सुधार देखा है। मैं जानती हूं कुश्ती क्या होती है। मौका दीजिए, अगर मैं साबित न करूं तो मैं खुद अखाड़ा छोड़ दूंगी। कोच के अंदर की पहलवान वाली नजर अब भावुक हो रही थी, लेकिन सामने तमाशा देख रही भीड़ को कंट्रोल करना था। उन्होंने शांत आवाज में कहा, ठीक है, बात बहुत कर ली तूने। अखाड़े की सबसे कमजोर पहलवान प्रीति से लड़ेगी। अगर उसे भी नहीं हरा पाई तो आज के बाद इस अखाड़े के अंदर कदम नहीं रखेगी। सबने ताली बजाकर इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि सबको लगा बस एक ड्रामा है, नतीजा पहले से तय है। शाम को प्रैक्टिस के बाद सबको रुकने को कहा गया। मैट के आसपास गोल घेरा, बीच में खड़ी रिया और प्रीति। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, बहुत दिन से दीवार के पीछे बैठकर शो देख रही थी ना, आज खुद शो बनेगी। रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बार दूर खड़े कोच की आंखों में देखा। वहां न मजाक था, न दया, सिर्फ इंतजार। सीटी बजी। प्रीति ने अपनी ऊंचाई और वजन का फायदा उठाते हुए सीधे कॉलर होल्ड की तरफ झपट मारी। रिया ने तुरंत घुटने मोड़कर नीचे बैठते हुए उसकी पकड़ से गर्दन निकाल ली और एक पल के भीतर उसकी दाईं टांग के पीछे से अपना पैर फंसाया। हल्का सा धक्का और वजन का सही इस्तेमाल। प्रीति साइड की तरफ गिर पड़ी। भीड़ चुप। कोच की गर्दन हल्की सी हिली, जैसे पहला मूव सही था कि अनाउंस्ड स्वीकृति। दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार प्रीति गुस्से में थी। उसने फोर्स से धक्का दिया। रिया को पकड़ने के चक्कर में खुद आगे को झुकी। रिया ने वही मौके की तलाश की थी। उसने प्रीति की कमर का सेंटर पकड़कर तेजी से घुमाव लिया और एक धोबी पछाड़ जैसा टेकडाउन लगा दिया। प्रीति की पीठ मैट से टकराई। सीटी बजी। पॉइंट रिया के पक्ष में। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कोच धनराज ने पहली बार पूरे अखाड़े के सामने कहा, अब यह लड़की सिर्फ बर्तन धोने वाली नहीं है, यह अखाड़े की रेसलर कैंडिडेट है। रिया की जिंदगी का सचमुच वाला दंगल यहीं से शुरू हुआ। जानतोड़ ट्रेनिंग, भिखारी से पहलवान तक। अगले दिन से रिया की दुनिया बदल गई। अब वो सिर्फ मददगार नहीं, आधिकारिक ट्रेनी थी। सबसे पहले कोच ने उसका वजन और बॉडी पर फोकस किया। ताकत सिर्फ दांव से नहीं, खाने से आती है। उन्होंने उसके लिए अलग चार्ट बना दिया। सुबह दूध, केला, चना, 2 अंडे दोपहर, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही शाम, दूध, सूखे मेवे, उबला चना रात। हल्का खाना पर पूरा प्रोटीन। रिया जो कभी आधी रोटी पर गुजारा करती थी, अब प्लेट भर भर के खाना खाने लगी। शुरू में पेट फूल जाता, उल्टी जैसा लगता, पर कोच सख्त थे। अगर ओलंपिक तक जाना है तो भूख से दोस्ती नहीं, डाइट से दोस्ती करनी होगी। पहले महीने में 4 किलो, दूसरे में 5 किलो, तीसरे में फिर 3 किलो। कुल मिलाकर 3 महीनों में उसका वजन 12 किलो बढ़ गया। उसका चेहरा भरने लगा, बाहों में नसें दिखने लगी, पैरों में ताकत आ गई। लोग कहने लगे, अरे ये वही लड़की है जो पहले बिजली की तार जैसी लगती थी। इसके साथ साथ टेक्निक की ट्रेनिंग और भी ज्यादा रफ्तार से चल रही थी। स्प्रॉल, सिंगल लेग अटैक, डबल लेग, क्लिंच से बचाव, काउंटर अटैक। कोच ने उसे खास बात सिखाई, तेरा वजन भले कम हो पर दिमाग ज्यादा तेज है, तुझे वही खेलना है, ब्रेन ओवर ब्रूट। 6 महीने की खून पसीने की मेहनत के बाद रिया अब अखाड़े की सबसे तेज और स्मार्ट रेसलर बन चुकी थी। सिलेक्शन, स्टेडियम और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज वक्त बीतता गया। स्टेट लेवल चैंपियनशिप में रिया ने सबको चौंका दिया। 3 मैच, तीनों टेक्निकली क्लीन जीत।
नेशनल में पहुंची। वहां सेमीफाइनल में हरियाणा की ही एक ढाकड़ लड़की से भिड़ी, जिसने उसे पहला राउंड हरा दिया। लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में रिया ने दिमाग से खेलकर मैच पलट दिया। अब उसके सामने ओलंपिक क्वालिफिकेशन थी। कितनी लड़कियां आईं, सबकी अपनी कहानियां, अपने संघर्ष। पर रिया की कहानी अलग थी। उसके पास न पहले पैसा था, न सपोर्ट, न जूते, न ड्रेस, बस जिद्द थी। क्वालीफायर में उसने फिर 2 बड़े नामों को हराया और आखिरकार भारत की तरफ से ओलंपिक में खेलने वाली आधिकारिक खिलाड़ी बन गई। सरकार ने टीम के लिए जो इनाम घोषित किया था, जो खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा लाएगी, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। रिया ने पहली बार उस रात आसमान की ओर देखते हुए सोचा, अगर मैं यह कर गई तो माँ बाप कभी भूखे नहीं सोएंगे, झोपड़ी की छत टपकेगी नहीं, और शायद गांव में कोई अगली गरीब लड़की दीवार के पीछे से नहीं, सीधे अखाड़े से देखेगी। फाइनल, जब भिखारी बनी दंगल की हीरो। ओलंपिक का सफर मुश्किल था, पर रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। पहला मुकाबला उसने यूरोप की चैंपियन से जीता, दूसरा एशियन चैंपियन से, तीसरे में मुश्किल से आखिरी सेकंड में पॉइंट लेकर जीत पाई। और अब फाइनल, सामने खड़ी थी चीन की सुपरस्टार रेसलर, जिसको सब अनबीटेबल कहते थे। पहला राउंड, चाइनीज लड़की ने अपने अनुभव का फायदा उठाया, रिया को 2 टेकडाउन से नीचे गिराया। स्कोर 4-0। कोच के चेहरे पर चिंता, भारतीय दर्शकों के गले में धड़कन अटकी हुई। ब्रेक में कोच ने बस 2 लाइनें कहीं, रिया तू यहां तक किस्मत से नहीं आई, जितना तूने झेला है उतना तो ये सोच भी नहीं सकती। आखिरी 3 मिनट, बस दिल से लड़। दूसरा राउंड शुरू होते ही रिया ने स्टांस बदला। वो अब पीछे हटने के बजाय आगे आने लगी। एक तेज फेक मूव, फिर लो लेवल पर जाकर चाइनीज रेसलर की टांग पकड़कर उसे गिराया। टैग डाउन, 2 पॉइंट। भीड़ में शोर। स्कोर 4-2। कुछ सेकंड बाद एक और शानदार काउंटर और फिर से टेक डाउन। अब स्कोर 4-4। घड़ी में अंतिम 10 सेकंड, दोनों आमने सामने, थकी हुई, पसीने से भीगी हुई। चाइनीज रेसलर ने आखिरी कोशिश में रिया पर झपट्टा मारा, लेकिन रिया ने ठीक उसी तरह साइड स्टेप किया जैसे कभी खाली अखाड़े में कल्पना के विरोधी पर करती थी। उसने उसकी पीठ के पीछे से पकड़ बनाकर उसे घुमा दिया और पूरी ताकत से उसे मैट पर चित्त कर दिया। सीटी बजी, स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर चिल्ला उठा, इंडिया की रेसलर ने गोल्ड जीत लिया। रिया के गले में गोल्ड मेडल डाला गया। उसके सामने तिरंगा लहरा रहा था, राष्ट्रीय गान बज रहा था और उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी मंच पर घोषणा हुई, भारत सरकार की ओर से गोल्ड मेडल विजेता रिया को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। एंडिंग, गांव लौटी चैंपियन। और नई शुरुआत। जब रिया गांव लौटी तो पूरा महावीरपुर सड़कों पर उतर आया। ढोल, नगाड़े, तिरंगे, फूलों की बारिश। जिस लड़की को लोग भिखारी कहते थे, आज उसकी बैंड बाजे से स्वागत हो रहा था। उसके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने पहली बार गर्व से कहा, बेटी तूने हमारी जिंदगी बदल दी। रिया ने अपने पुरस्कार राशि से सबसे पहले एक नया घर बनवाया, ईंट पत्थर का पक्का। फिर अपने माँ बाप के लिए छोटा सा खेत खरीदा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसने अखाड़े में वापस जाकर कोच को प्रणाम किया और कहा, साहब अब मैं भी गांव की गरीब लड़कियों को ट्रेनिंग दूंगी। जो मुझे मिला वो मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगी। उसी हफ्ते रिया ने एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, सिर्फ गरीब, असहाय और उन लड़कियों के लिए जिनके पास सपने तो थे पर साधन नहीं। अब अखाड़े की दीवार के पीछे कोई लड़की छुपकर नहीं देखती। अब वो सब मैट पर खड़ी होती हैं, बिना डर, बिना शर्म, बिना भूख। और जब कोई किसी को भिखारी कहता तो दूसरी लड़की मुस्कुराकर कहती, रिया दीदी को भी कहते थे, देखो अब वो कहाँ हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी रिया की कहानी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलना। कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा पल आया है जब किसी ने आपको कमजोर समझा लेकिन आपने साबित कर दिया। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।